नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। यूपी के भदोही में सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों ने एक महिला को बच्चा चोर समझकर उसके साथ मारपीट की और इसके बाद महिला के साथ अभद्रता करते हुए उसे निवस्त्र कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बता दें कि महिला को बच्चा चोर समझकर उसके साथ जमकर मारपीट की और बता दें कि उसके बाद उसको निवस्त्र कर दिया गया। फिलहाल उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यूपी की भदोही में महिला को बच्चा चोर समझकर उसके साथ पहले तो जमकर मारपीट की और उसको निवस्त्र कर दिया। इसका बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मानसिक रूप से कमज़ोर एक महिला का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग उसको बच्चा चोर समझ के उसके साथ मारपीट और अभद्रता कर रहे थे। इस वीडियो को तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसमें वीडियो के आधार पे कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इसमें महिला जो है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर है, वो वादी नहीं बन पा रही है। तो उसमें पुलिस स्वतः संज्ञान लेते हुए उसमें मुकदमा दर्ज करके और जो लोग इसमें जिन्होंने ये घटना की है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ती वाली खबर की यूपी के ललितपुर में कचनौंदा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामवासी और किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकजुट होकर पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर डूब क्षेत्र के किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम और सांसद को ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही कचनौंदा बांध निर्माण का पुनर्वास और मुआवजा न देने के गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने मांगे पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी है। तो बता दें कि ग्रामीण और वहां पर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और इसके साथ ही मुआवजे की मांग की गई है। तो वहीं बता दें कि कचनौंदा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामवासी और किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकजुट होकर पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर डूब क्षेत्र के किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम और सांसद को ज्ञापन सौंपा और साथ ही कचनौंदा बांध निर्माण का पुनर्वास और मुआवजा न देने के गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने मांगे पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी है। तो यूपी के ललितपुर में ग्रामीणों ने पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर बता दें कि धरना प्रदर्शन किया और इसके साथ ही उन्होंने डीएम और सांसद को ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। वहीं यूपी के बलिया जनपद में शिक्षक द्वारा विद्यालय का शौचालय छात्रों से साफ करवाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि शिक्षा क्षेत्र साहो में के पिपरा कला के एक प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत टॉयलेट, यूरिनल और लाइब्रेरी की सफाई सामुदायिक सहयोग से कराई जाए और इसके तहत बच्चों ने मेरी मदद की, जबकि शौचालय को मैंने स्वयं साफ किया है। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर दिया गया था, लेकिन कोई बच्चे को जबरदस्ती सफाई अभियान में शामिल किया जाता है तो यह गलत होगा। तो बता दें कि यूपी के बलिया में बच्चों से विद्यालय के बता दें कि जो छात्र हैं वो विद्यालय के शौचालय साफ कर रहे हैं। इसका वीडियो साफ करवाने का जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही बता दें जो पूरा मामला है वो पिपरा कला के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर छात्रों को विद्यालय के शौचालय और लाइब्रेरी को साफ करते वीडियो में देखा जा सकता है। उस दिन यही हुआ था कि लंच के बाद की बात है, हम लोग बैठे थे तो सर बोले कि ऐसा है कि आया है आदेश कि सारे लोग सफाई करें, बच्चे बच्चे सब मिल करके।
तो हम लोग कहे कि लैट्रिन तुरंत लैट्रिन और साफ सफाई नहीं किए, तुरंत लैट्रिन में बच्चों को घुसा दिए सफाई करने के लिए। सर शासन ने 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक स्वच्छता पखवाड़ा घोषित किया है। ये हर साल सर होता है, पिछले साल भी हुआ था। तो उसके क्रम में 4 तारीख को 3 तारीख को आदेश आया डीओ साहब का कि आप विशेष रूप से बच्चों को सम्मिलित करते हुए विद्यालय की, जिसमें यूरिनल, टॉयलेट, लाइब्रेरी, कक्षा कक्ष, माने हर जगह की सफाई सामुदायिक सहयोग से किया जाए। इससे बच्चों को सम्मिलित किया जाए, सम्मिलित बच्चों को लेते हुए मैंने ये कार्य किया जाए। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विद्यालयों की साफ सफाई के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हैं। उसी के क्रम में मेरे द्वारा एक मैसेज लिखा गया था कि विद्यालयों में बच्चों को जागरूकता प्रदान की जाए स्वच्छता के बारे में और साफ सफाई के बारे में बताया जाए। कहाँ तक इन सब की साफ सफाई के बारे में बच्चों को जागरूकता प्रदान की जाए, ये बात कही गई है मैसेज में। वहीं यूपी के अयोध्या धाम के तपस्वी छावनी के नए महंत को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर परमहंस के समर्थन में हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने डीआईजी, डीएम और एसएसपी से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की है। वही बता दें कि हनुमानगढ़ी के नागा साधु महंत दिलीप दास को भारी मानते हैं, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। और 12 सितंबर को परमहंस के नए महंत को लेकर कंठी, चादर और भंडारा होना है। तो वहीं 12 सितंबर को ही दूसरे पक्ष जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद के दिलीप दास की भी कंठी, चादर होनी है। दरअसल तपस्वी छावनी के महंत को लेकर अयोध्या में संतों का 2 गुट हो गया है और एक गुट जो हनुमानगढ़ी का है वह परमहंस के समर्थन में है और दूसरा गुट जिसका नेतृत्व राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास कर रहे हैं। फिलहाल तपस्वी छावनी पर परमहंस का कब्जा है और उन्होंने छावनी के गेट पर ताला लगा दिया है। देखिए, अयोध्या में जो परंपरा चल रही है, किसी की भी लूट लेना, किसी के भी जमीन पर कब्जा कर लेना, अब मीडिया में स्टेटमेंट देना कि किसी के बाप का नहीं, तो साधु के बाप का नहीं होता, गुरु का होता है। बोलने वाले इस बात को समझें, ये किसी के बाप का नहीं, गुरु की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। भगवान के संपत्ति का कहीं भी बर्बाद होना है साधु के लिए सबसे गलत बात है। परमहंस जी सर्वेश्वर दास जी के सेवा की शुरू से आज तक थे, आज भी रह रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को महंत नहीं बनाया जाएगा, किसी बाहरी को ले आके पटक दिया जाएगा, तो हम साधु समाज जो खुद पैदा नहीं करते हैं, समाज से आता है, जो हमारी सेवा करता है वही महंत बनता है। अगर ऐसी परंपराएं बनेंगी तो बुढ़ापा में किसी भी साधु को 1 गिलास पानी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी संतों महंतों से एक ही अपील है कि जो सेवा किया उसको निर्विवाद रूप से महंत माना जाए, महंत बनाया जाए। हम लोग कमिश्नर के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ अथवा तीनों अधिकारी के यहाँ विज्ञप्ति देने के लिए, प्रार्थना पत्र देने के लिए परमहंस जी के गुरुजी सर्वेश्वर दास जी के भंडारा में कुछ उपद्रवी तत्व, बाहरी तत्व कोई दखल अंदाजी न करे, हमारा भंडारा सुचारू रूप से हो, इसके लिए हम लोग प्रार्थना पत्र लेकर के आए थे और वो प्रार्थना पत्र हमारा बहुत प्रेम से स्वीकार किया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के मिर्जापुर में सिटी ब्लॉक का मामला अभी थमा ही नहीं था कि आज कौन ब्लॉक के बीडीओ के खिलाफ दर्जनों की संख्या में ग्राम प्रधान और बीडीसी एकत्रित होकर एमएलसी विनीत सिंह से शिकायत करने पहुंचे। बता दें कि प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में ग्राम प्रधानों का आरोप था कि बीडीओ के द्वारा निरंतर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है और मामले की गंभीरता का आकलन करते हुए एमएलसी ने तत्काल संपूर्ण घटना को जिला अधिकारी के संज्ञान में डालते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वही एमएलसी विनीत सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अनुचित दबाव और अनुचित लाभ चलन के बाहर हो चुका है। एमएलसी ने भी ग्राम प्रधान के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाए जाने की घटना की निंदा की है और कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी से इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। सारे प्रधानगढ़ एमएलसी साहब के यहाँ आए थे। एमएलसी साहब से हमारी बात हुई है और जो हम लोगों को खंड विकास अधिकारी द्वारा जो पीड़ा मिल रही है, जो हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, उस बात को हमने कही है। जैसे कि मनरेगा से संबंधित है, कच्चे काम और पक्के काम की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल रही है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने बात अपनी रखी है। एमएलसी साहब ने जिलाधिकारी महोदय से बात की है और समस्या का समाधान के लिए आश्वासन दिया है। नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र रोहता। इस वक्त समूचे जनपद में तमाम ऐसे ब्लॉक चर्चा में हैं जो अपने कार्यशैली की वजह से आज तमाम
कोन ब्लॉक का जो मामला सामने आया है वो निश्चित रूप से दर्जनों की संख्या में बीडीसी और ग्राम प्रधान आज जिलाधिकारी से भी मिलकर अपनी बातों को रखा है। फिलहाल आपको बता दें कि आज दर्जन भर से ज्यादा बीडीसी और ग्राम प्रधान ने एमएलसी से भी मिलकर और कोन ब्लॉक में आ रहे समस्याओं को अवगत कराया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो है बीडीओ की जो शिकायत आज तमाम व्यापक तरीके से जनपद मिर्जापुर में सभी की जुबान पर दिखी जा रही है। चूंकि तमाम ग्राम प्रधानों का यह आरोप भी है कि अनुचित दबाव बीडीओ के माध्यम से बनाया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कोन ब्लॉक का ये मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद, एमएलसी के संज्ञान में आने के बाद कौन सी और कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। वह स्कूलों में भी बच्चों को अज्ञात व्यक्ति से अपने आप को बचाव के उपाय दिए जाते हैं। यह उपाय कहीं न कहीं बच्चों के लिए कारगर भी साबित होते नजर आते हैं। मामला अलीगढ़ के दहली गेट क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली 9 वर्ष की बच्ची तौचिका शर्मा अपने घर से कुछ दूरी पर परचून की दुकान से कुछ सामान लेने निकली, तो वहीं अज्ञात व्यक्ति खुद को बच्ची के पिता का चचेरा भाई बताते हुए बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा और बच्ची सूझबूझ दिखाते हुए अज्ञात व्यक्ति के हाथ में काटकर वहां से भाग निकले और सारी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल परिजनों की तहरीर के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे साथ मैं आ रही थी तो एक अंकल मिले थे मेरे को, जो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तो उनने मेरे को पकड़ लिया और यूँ कह रहे थे कि मैं विजय हूँ और तू अपने पापा से कह दियो कि विजय चाचा मिले थे और उनकी बेटी की शादी है। तो उनने मेरा फिर हाथ पकड़ लिया और मेरे को धक्का मार के लेके चले गए और गली में जैसे ही वो लेके गए थे मेरे को लगा था कि कुछ हो रहा है, अब वो मेरे को किडनैप कर लेंगे। तो इसलिए मैंने उनका हाथ काट के भागी। तो उनने मेरे इयररिंग्स उतार लिए, मेरे कान को छुआ तो उनने इयररिंग्स उतार लिए और मैं उनका हाथ काट के बहुत तेज भागी। और फिर मैंने जब घर पे आते वक्त देखा तो मेरे इयररिंग्स नहीं मिले थे मेरे। उसको कल यहाँ से अगवा करने की कोशिश की गई है। उसको ज़बरदस्ती यहाँ इस जगह से ज़बरदस्ती इस गली में ले जाया गया। एक कोई अनजान आदमी व्यक्ति मेरा अपने आप को उसका चाचा बताते हुए और उसको ज़बरदस्ती गली में हाथ पकड़ के धक्का मार के ले जाया गया। मैंने कल रात को शाम को ही तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल कर दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। वहीं मेरठ में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर और अमेरिका के डॉक्टरों की टीम ने सन 2000 से अब तक 450 जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क पेसमेकर लगाकर उनकी जान बचाई है और अब फरवरी के लिए प्रक्रिया अभी से शुरू कर दी है। जितने भी जरूरतमंद लोग आएंगे उन्हें पेसमेकर लगाई जाएंगे और उन्हें किसी डॉक्टर या नेता का पर्चा नहीं लाना पड़ेगा और सिर्फ अपनी रिपोर्ट लेकर आने से ही उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, पेसमेकर लगवाने वालों का इलाज निःशुल्क होगा और साथ में रहना खाना पीना भी फ्री होगा। डॉक्टर ने यह भी कहना है कि यूक्रेन और रूस की जंग से मेडिकल लाइन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो साथ ही बता दें कि मेडिकल का काफी सामान वहीं से ही आता है और इतना ही नहीं, अमेरिकी डॉक्टर भी आने जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ हर वर्ष एक बॉस्टन कार्डियक फाउंडेशन है जिसके इंचार्ज डॉक्टर सलील मिड्ढा हैं। उनके नेतृत्व में अमेरिकन नर्सेस डॉक्टर्स का दल आता है और मैं और मेरे साथी डॉक्टर राकेश मौर्य, अस्पताल के सभी डायरेक्टर्स, जसवंत राय चूड़ामणि ट्रस्ट सोसाइटी के ट्रस्टी, हम सब लोग मिलके ये कार्य करते हैं। ये टीम अफ्रीका के देशों में और लैटिन अमेरिका के देशों में भी ये कार्य करने जाती है। मैं भी इस टीम के साथ एक बार इथियोपिया एडिस अबाबा पेसमेकर लगाने गया। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां अब ओवरलोड वाहन चलते नजर नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में नसीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत आरटीओ राजेश करदम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि 35 वाहनों को सीज कर दिया गया है और ऐसे वाहन पर ज्यादातर कार्रवाई की गई है जिस पर फिटनेस बीमा परमिट नहीं मिला है। और इसके अलावा भी ओवरलोड 5 गाड़ियों को थाने में खड़ा कर दिया गया है जिसकी कार्रवाई की जा रही है
और इतना ही नहीं, ओवरलोड गाड़ियों की चेकिंग लगातार की जा रही है और ओवरलोड वाहन अगर सड़क पर चलते नजर आते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल ITMS और परिवहन विभाग के द्वारा कार्रवाई तत्काल रूप से की जाएगी। कल मेरे द्वारा जनपद के अंतिम छोर पर स्थित नसीरपुर थाने क्षेत्र में मेरे द्वारा चेकिंग की गई और उस चेकिंग के दौरान लगभग 35 वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें लगभग 8 गाड़ियां ओवरलोड और अधिकतर गाड़ियां वहां पे किसी प्रकार की, समस्त गाड़ियों में लगभग किसी में फिटनेस नहीं है, किसी में बीमा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, परमिट नहीं है, इस प्रकार की समस्त प्रकार की गाड़ियाँ थी। आज सुबह भी मैंने 5 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जिसमें से 3 गाड़ियाँ ओवरलोड पाई गई हैं और उनको सिविल लाइन पुलिस चौकी में खड़ा करा दिया गया है। कल भी ओवरलोड की गाड़ियाँ मिली और उनको थाना नसीरपुर में खड़ा करा दिया गया। वहीं यूपी के भदोही से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य काजल उपाध्याय ने अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण और बैठक कार्यक्रम के अंतर्गत CDO की उपस्थिति में एक और जहां पश्चिमी देश भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं, वहीं भारतीय युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता और संस्कृति से विमुख होती जा रही है। भारत की युवा पीढ़ी पश्चिमी देशों का पहनावा, चाल चलन, खान पान अपनाकर अपने देश के खान पान को भूलती जा रही है। ऐसे में मेरठ में भारतीय विकास परिषद संस्था ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया ताकि आज की युवा पीढ़ी को जागरूक कर भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी दे। और जब ऐसे एक प्रोग्राम में हमारे मेरठ संवाददाता राम बाबू पहुंचे और स्कूली बच्चों से बात की, तो स्कूली बच्चों को बहुत कम ही भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी थी। वहीं एक टीचर ने संवाददाता को बताया कि आजकल बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है, पर पहले के मुकाबले सरकार बहुत अच्छे से कदम उठा रही है। यही तो विडंबना है हमारे भारतवर्ष की कि जो हमारी भारतीय संस्कृति से हम भूल चुके हैं। लेकिन भारत विकास परिषद से हमें मिलकर ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पे संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और यही कारण है कि हम यहाँ पे जुड़े हैं और अपने बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पर हम, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ये है कि भारतीय संस्कृति जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे जो देश का कल्चर है, वो आगे बढ़ना ही चाहिए और वैसे भी विश्व पटल पे भी हमारे भारतीय संस्कृति अमिट छाप छोड़ती ही है और जो हमारी परंपरा है युगों युगों की, उसे हमें अपनाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत विकास परिषद ने संस्कार के कार्यक्रम पूरे देश में हमने चला रखे हैं और हमारे यहाँ करीब 1 लाख परिवार इस कार्यक्रम में से जुड़े हुए हैं। संस्कार के कार्यक्रमों में जैसे आपने देखा है, पश्चिमी देश जो हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रही हैं, जबकि हमारे परिवार जो है वो पश्चिमी पद्धति को और संस्कारों को अपना रहे हैं, जो हमारे लिए एक दुर्भावनापूर्ण है। ध्यान में रखते हुए भारत को जानो और राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता हम करा रहे हैं पूरे देश में। बच्चों में संस्कार और विद्यालयों में, विभिन्न विद्यालयों में भारत के संस्कार के कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं। करीब 20 लाख बच्चे भारत को जानो प्रतियोगिता में बैठते हैं और करीब 10 लाख बच्चे हिंदी और संस्कृत के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में खेले जा रहे हैं। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं आज की तारीख में विमुख होती जा रही है। यही कारण है कि कुछ समाज, सरकार के साथ साथ कुछ सामाजिक संस्थाएं भी इस भारतीय संस्कृति को बच्चों के सामने पेश करने के लिए बहुत आगे आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो भारतीय संस्कृति प्रति जो लापरवाही है वो एक सामने है। यही कारण है कि बच्चे भारतीय संस्कृति विमुख ना हो, इसीलिए ये ऐसे कार्यक्रम जो है समय समय आयोजन होते रहते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हम मालूम करते हैं बच्चों से। क्या नाम गुड़िया? सिमरन। बात करें भारतीय संस्कृति, क्योंकि आज की तारीख में देखना है कि कुछ पश्चिमी देश के जो बच्चे हैं वो भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी आज की तारीख में वो पश्चिमी देशों की संस्कृति अपना रहे हैं। क्या मानती हैं, मतलब कि कल्चर है वो भारतीय संस्कृति बढ़िया पश्चिमी देशों को? भारतीय। आपके हिसाब से क्या है, मतलब हमने देखा बहुत से युवा पीढ़ी जो है जो पश्चिमी देश है, जो पहनावा है, वहाँ की कल्चर है, सोसाइटी है, वो बहुत काफी लाइक है। भारतीय इज द बेस्ट। आई एम सॉरी सर। कितना मानती हैं भारतीय संस्कृति को, कितना जानती हैं? मानते तो बहुत है और जानते भी बहुत है। कितनी भाषाएं होंगी यहाँ पे? शायद नहीं पता कि हमारे देश के अंदर कितनी भाषाएं हैं, कितनी मतलब जो संस्कृति है। कुछ बच्चे और भी हमारे साथ में। बेटा क्या मानते हैं कि
कितनी मतलब जो भारतीय संस्कृति है उसमें कितनी मतलब भाषाएं हमारे रिश्ती हैं? 16-17। भारतीय संस्कृति के कितने मानते हैं? मतलब जो संस्कृति पहनावा है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मतलब कल्चर कितना बढ़िया पश्चिमी देशों को अपने अच्छा है सब कुछ। कहीं ना कहीं देखने में आया युवा पीढ़ी में आप हो तो जो पश्चिमी देशों की संस्कृति बढ़िया है, जो पहनावा वहाँ का कल्चर बढ़िया है या यहाँ का बढ़िया है? यहाँ का ही अच्छा है, यहाँ का ही अच्छा है। कहीं ना कहीं बच्चे तो कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहनावा है वो यहाँ देखने में मिला। तो क्या तो जिसी चीज में लेकर के हम कुछ और बच्चे हैं हमारे साथ में, उनसे मालूम करते हैं। क्या नाम आपका? प्राची। प्राची। प्राची, भारतीय संस्कृति के बारे में कितनी जानकारी है? थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं। साफ कहना कि भारतीय संस्कृति बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, ज्यादा जानकारी नहीं है। यही इसीलिए जो ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो है समय समय पे जो है वो आयोजन होते रहते हैं। कैमरामैन एज के साथ रामबाबू, मिनट मेरठ। वहीं यूपी के अमरोहा के ग्राम रजौहा से ग्राम बहादुरपुर को नाला निर्माण कार्य को युवकों द्वारा रुकवाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी से प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की गई। ग्रामीणों का कहना है कि नाला निर्माण कार्य लगभग 80% हो चुका है और बाकी नाली निर्माण कार्य के लिए एक किसान द्वारा रोका जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं और गांव में पानी की निकासी को लेकर किसानों द्वारा उप जिलाधिकारी से धरना प्रदर्शन कर शुरू कराने की मांग की, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने ग्राम वासियों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि बाकी बचा नाला निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक नाला निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक ग्रामीण धरने प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। धरना प्रदर्शन इसलिए है कि ग्राम बहादुरपुर में ग्राम पंचायत अजड़ा बहादुरपुर गांव बहादुरपुर में नाला निर्माण कार्य चल रहा है और नाला निर्माण शुरुआत से और लास्ट तक 8 रोड से नाले की दूरी 8.8 ली गई है और इसकी शिकायत मैंने लगातार परसों आवास पर एसडीएम सर को देके गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि नाला लोक निर्माण विभाग के रास्ते में बन रहा है तो उसे न रोका जाए, यदि नाला किसी के व्यक्ति के खेत में बन रहा है तो उसे रोक दिया जाए। हम एसडीएम साहब से लगातार इसी बात की बात कर रहे हैं और वो ये बार बार इस चीज को नेगलेक्ट कर रहे हैं। कोई नाले का जो कारण है वो ये बताता है कि जो गांव से में पीछे से नाला बनता हुआ आया है, सेम आए को भी वैसा ही बनना है, चाहे किसी का घर आया है कुछ आया है। गाँव के कुछ लोग आए हैं, इनका कहना है कि हमारे यहाँ एक नाला खुद रहा था, 80% काम पूरा हो गया है और आगे कुछ गाँव के लोगों ने ही कुछ आपस में विरोध किया हुआ है इन लोगों का, ताकि उससे नाला आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो वो 3-4 दिन पहले लेखपाल भेजे थे और वो कोई सिविल कोर्ट में बीच में किसी पार्टी ने स्टे ले रखा है, तो उनका कहना है कि हमारी ज़मीन पर से होके जा रहा है। तो उसी को कंसिडर कराने के लिए, चेक कराने के लिए टीम भेजी गई थी। फिर इस पर पुलिस फोर्स को भेज के इसको कराया था कि अगर नाला अगर सही खुद रहा है तो उसे खुदवा दिया जाए। अब पुनः राजस्व विभाग की टीम भेजी जा रही है कानूनों के नेतृत्व में। अब जो भी इसका हल है उसको देखेंगे हम लोग, अपना चेक करा के इसका सोल्यूशन निकालेंगे। योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बरेली कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ चल रही तमाम कार्य योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। विशेष रूप से कानून व्यवस्था के साथ साथ केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की पीएम स्वनिधि और अमृत सरोवर, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग और सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। जो 50 लाख से अधिक की योजनाएं निर्माणाधीन हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद अचानक जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और मरीजों का हाल भी जाना और साथ ही पक्षी दलों पर निशाना भी साधा। आज बरेली जनपद कलेक्ट्रेट सभागार में बरेली जनपद के सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई है। विशेष रूप से कानून व्यवस्था, केंद्र सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की,
पीएम स्वनिधि की, अमृत सरोवरों की, विद्युत विभाग की, पीडब्ल्यूडी की, शिक्षा विभाग की, सभी योजनाओं की और जो 50 लाख से अधिक की योजनाएं हैं निर्माणाधीन, उनकी बिंदुवार समीक्षा की गई। अगली खबर यूपी की भदोही से है, जहां गोपीगंज क्षेत्र के गहरपुर निवासी एक छात्र ने नीट की परीक्षा में 1334वां रैंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त की है। बीते 7 अगस्त को नीट का परिणाम घोषित हुआ, इसमें कि गहरपुर निवासी वकील अंसारी का पुत्र नीट में सफलता प्राप्त की। मोहम्मद कैफ ने इस सफलता का श्रेय माता पिता और अध्यापकों को दिया। वहीं कैफ ने बताया कि सफल होने के लिए मेहनत और सच्ची लगन व रणनीति जरूरी है। तो नीट की परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित हुआ और इसके साथ ही बता दें कि परिजनों का नाम मोहम्मद कैफ ने वहां पर रोशन किया है। इसके साथ ही बता दें कि मोहम्मद कैफ ने 1334वां रैंक हासिल किया और वहां पर परिजनों में इसके बाद खुशी की लहर है। वहीं लखनऊ के लेवाना होटल में आग लगने की घटना के बाद सहारनपुर के सरसावा में एसडीएम नकुड़ ने नगर के बैंकेट हॉल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और जांच के दौरान उन्होंने बैंकेट हॉल स्वामियों को अपने यहां आग बुझाने के यंत्र और कड़े सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए। वो एसडीएम नकुड़ अजय कुमार अम्बस्ट ने फायर ब्रिगेड और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर नगर में स्थित बैंकेट हॉल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां पानी की पाइपलाइन, फायर एग्जीक्यूटर की बैंकेट हॉल स्वामी से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने बैंकेट हॉल के स्वामी डॉक्टर सिरोही को बैंकेट हॉल में फायर एक्सटिंग्विशर की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। देखिए, अभी लखनऊ में एक आग लगने की बड़ी घटना हो गई थी, जिसमें एक होटल में आग लग जाने के कारण थोड़ा सा उसमें जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे नहीं थे, इस कारण से बड़ी घटना हो गई। इसी क्रम में शासन से निर्देश हैं कि जितने भी क्षेत्र में होटल या मैरिज हॉल, इस टाइप पार्टी हॉल हैं, उसके सेफ्टी मेजर्स की व्यवस्था वहाँ प्रॉपर है कि नहीं, इसकी चेकिंग होनी। इसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोग आए हैं, साथ में हमारे फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर भी हैं, फायर ऑफिसर भी हैं, SHO सरसावा भी है। तो जो सरसावा क्षेत्र में 2-3 मैरिज हॉल है, उसी की हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा देखा गया अभी सेफ्टी के इंतजाम किए गए हैं, फायर की ठीक ठाक व्यवस्था है और थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई है उसे सुधारने के लिए इन्हें निर्देशित किया गया है। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।